आज हमारे साथ हैं जन नायक जनता पार्टी के युवा नेता चौधरी दिग्विजय सिंह चौटाला। मिशन 2024 शुरू हो चुका है, उसी पे उनसे बात करते हैं कि मिशन 2024 आपका क्या है। हमारा मिशन यही है कि किसान कमेरे की सोच को और हरियाणा प्रदेश में सशक्त किया जाए, और उसका माध्यम ये है कि स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की सोच और उनके पद चिन्हों पर बनी पार्टी जननायक जनता पार्टी को जैसे पहले मजबूत हमने 2019 में किया, उसके बाद अब 2024 के अंदर पूरी तौर पर मजबूत किया जाए, मेजॉरिटी में लाया जाए। दुष्यंत चौटाला को हरियाणा प्रदेश का मुखिया के तौर पर जो लोग देखना चाहते हैं, उनकी आकांक्षाओं को, उनकी उम्मीदों को पूरा किया जाए। उसके लिए जन समर्थन जुटाने के लिए पार्टी के प्रत्येक नेता गांव दर गांव जाकर के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तो आप इस टाइम गठबंधन में हैं, लेकिन दोनों पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं। बीजेपी वाले कह रहे हैं 10 कमल खिलेंगे, आप कह रहे हैं 10 चाबी आएगी। तो अगर चुनाव अनाउंस होते हैं और गठबंधन की दोबारा से बात आती है, तो आप कितनी सीटों पे सेंटर में दावेदारी करेंगे, कितनी पे स्टेट में? मैं देख रहा हूँ न्यूज़ चैनल्स में इस पर काफ़ी चर्चा हो रही है। जननायक जनता पार्टी ने लगभग 6 लोकसभा क्षेत्र के अंदर बड़ी रैलियां की, जिसमें हमारे डवाली में भी रैली हुई, जुलाना में रैली हुई, दादरी के अंदर रैली हुई, हमारे जो है कुरुक्षेत्र की रैली हुई। इस तरीके से 4 बची रैलियों को हम इस माह यानी फरवरी के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। प्रजातांत्रिक प्रणाली में सिरों की गिनती से जो है ताकत तय होती है। आज जेजेपी इस मायने में देखा जाए तो सबसे अव्वल है, लोगों की भीड़ जुटाने में, लोगों का समर्थन हासिल करने में, और दुष्यंत चौटाला जी के प्रति जो प्यार, स्नेह और आशीर्वाद जो लोगों का है, उस मायने से देखा जाए तो जेजेपी आज सबसे आगे चल रही है। मुझे उम्मीद है जहां गठबंधन की बात आएगी, दोनों पॉलिटिकल पार्टियों के लोग, जेजेपी और बीजेपी की टॉप लीडरशिप बैठ करके बातचीत करेगी चुनाव से पहले। मगर अभी उस समय में और आज में बहुत समय बीच में बाकी है, तो दोनों ही अपनी तैयारी पूरी करेंगे। फिर तोल तराजू होगा, किसकी ताकत कहाँ कितनी ज़्यादा है, उस हिसाब से सीटों का बंटवारा होगा, और ये पार्टी की सीनियर लीडरशिप ने करना है। मेरी हैसियत से परे की बात है। कुछ विपक्षी मतलब बाजार में चर्चा इस बात की कर रहे हैं कि डीपी वत्स की सीट खाली हो रही है राज्यसभा के लिए, फिर वो इनको दे दी जाए और 10 लोकसभा इनसे ले ली जाए। हमने भी ऐसा सुना है, आपने भी सुना होगा। तो अब ये तो सुनने वाली बातें हैं, अब इसमें कितनी असलियत है, क्या है, ये तो कुछ दिनों बाद जब इसके नॉमिनेशन होंगे सामने आ ही जाएगा। नहीं, आपका नाम आ रहा है कि राज्यसभा के लिए दिग्विजय सिंह को भेज दिया जाए। मेरा ना ही कोई इंटरेस्ट है, ना ही मेरा कोई, क्योंकि राज्यसभा जो है वो एक बड़ी जिम्मेवारी हो जाती है। मैं पार्टी की जिम्मेवारी पहले ही लेकर के काम कर रहा हूँ, तो राज्यसभा जाने का ना मेरा कोई लोभ है, ना लालच है, ना कोई मेरी सोच है। मैं तो पार्टी को मजबूत करना चाहता हूँ, और उसके लिए प्रदेश के कोने कोने में जा कर के लोगों से संवाद कर रहा हूँ। यानी कि दिग्विजय चुनावी राजनीति नहीं करेंगे, संगठन की राजनीति करेंगे। अगर पार्टी को जिम्मेवारी देगी तो उससे पीछे भी नहीं हटेंगे, पीछे पहले भी नहीं हटे। मुझे जींद के बाई इलेक्शन में ऐसे हालात में चुनाव लड़ा दिया गया जब पार्टी को पूरी तौर पर बनाया भी नहीं गया था, हमें सिंबल भी अलॉट नहीं हुआ था, हमारी पार्टी रजिस्टर भी नहीं हुई थी। मैं तो निर्दलीय के तौर पे चुनाव लड़ लिया था, और मेरे सामने एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का पूरा सरकारी अमला जमला था, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के सो कॉल्ड चीफ मिनिस्टर पद के उम्मीदवार रणदीप सिंह सुरजेवाला थे। हमने अच्छा चुनाव लड़ा और हम दूसरे नंबर पर रहे, थोड़े से मतों से हार गए, मगर जो मुख्यमंत्री का सपना देख रहे थे उनकी जमानत ही जब्त हो गई। तो कहीं चुनाव लड़ने का अवसर मिलेगा तो उससे पीछे नहीं हटेंगे। जनता की सेवा का माध्यम पार्टी को मजबूत करके भी हो सकता है, चुनाव लड़के भी हो सकता है, मगर जहां राज्यसभा की बात है उसमें मेरा कोई अभी नहीं। भूपेंद्र हुड्डा के बयान के बाद आपने बयान दिया कि मैंने पहला फोन इन्हीं को किया था जब सरकार बनानी थी। नहीं, ये तो बार बार एक बात वो कहते हैं कि बीजेपी को 75 पार को यमुना पार भेजना चाहते थे दुष्यंत चौटाला जी, और ये जाके गोद में उन्हीं की बैठ गए। तो मैंने कहा कि हुड्डा जी, आप बड़े नेता हैं, आपके मुंह से झूठ शोभा नहीं देता। तो वो पूछने लगे कि ऐसा क्यों। तो मैंने कहा कि दुष्यंत के जब 10 एमएलए चुन के दिल्ली कोठी पर बैठे थे, तो सभी एमएलएज ने और सब लोगों ने एक मत से एक राय बनाई कि हम बीजेपी के सभी विपक्ष में जीत के आए हैं, पहला मौका हमें कांग्रेस को सरकार बनाने का देना चाहिए हरियाणा में। 31 + 10 41 प्लस भूपेंद्र हुड्डा अगर जो है 5 या 6 लोगों को साथ लाने में संभव है, सक्षम है, तो सरकार बन सकती है। उसके बाद हुड्डा जी से मेरी स्वयं बात हुई 3-4 दफ़े। हुड्डा जी इस बात को स्वीकारते भी हैं कि दिग्विजय का फ़ोन आया था।
तो फिर ये क्यों नहीं स्वीकारते कि पहला ऑफर तो हमने आपको ही दिया था? और ये बात कहने का फिर अधिकार उनको किसने दे दिया कि हम बीजेपी की गोद में जाके बैठ गए? गोपाल कांडा सरीखे के लोग, अन्य लोग जो निर्दलीय जीत के आए थे, ये एक भी उनके साथ नहीं था, जबकि 10 साल उन्हीं के साथ रह के इनने मलाई चाटी थी, खूब माल कमाया था। तो हुड्डा जी 10 साल मुख्यमंत्री रह करके एक निर्दलीय पर भी विश्वास नहीं जीत पाए, तो वो हमारे को किस बात के लिए दोष दे रहे हैं? दोष तो उनको स्वयं है। वो हमारा हाल ऐसा करना चाहते थे, ये बात तय है। वो चाहते थे कि बीजेपी तो सरकार बना ले, जेजेपी बाहर रह जाए, तू विपक्ष का नेता बन जा। साल 2 साल के अंदर, क्योंकि 15 साल तो हो ही गए, 2-3 साल में इनके एमएलए छटक जाएंगे और इनका हाल कुलदीप बिश्नोई जैसा हो जाएगा। दुष्यंत ने समझदारी अपनाई कि भाई मैं मुद्दों के आधार पर राजनीति करने आया हूं, ना कांग्रेस मेरी दुश्मन ना बीजेपी मेरी दोस्त, जो मुद्दे मानेगी मैं उसके साथ जाऊंगा। बीजेपी वालों ने मान लिया, उनसे बैठ के बातचीत हुई, आज उसमें 80% काम हम कर चुके हैं। 5100 पेंशन लागू नहीं हो पाई, उस पर हम दोनों के बीच में एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट है, उसको दूर कर लिया जाए। छात्र संघ के चुनाव पर मूल रूप से तो बातचीत बन चुकी है, मगर वो कराने ना कराने को, क्योंकि कोविड आ गया था, कोविड के बाद अभी तक जो है दाखिले पूरी तौर पर समय पे पूरे नहीं हुए, तो मेरे हिसाब से अब कराने चाहिए सरकार को। नहीं कराएंगे तो फिर हम संघर्ष करेंगे। तो आपने हजका की बात की, तो आपको क्या लगता है कि ये राजनीतिक हत्या करना चाहते थे? इसमें कोई दो राय नहीं है। आप मेरे से पूछ तो रहे हो, मन ही मन आप भी जानते हो। ये बात सच्चाई है कि भूपेंद्र हुड्डा किसी भी, आज जो इनेलो वालों के साथ वो कर रहा है भूपेंद्र हुड्डा, वो यही तो कर रहा है कि उसको गठबंधन में क्यों नहीं लेना चाहता। उसको पता है ये आ जाएंगे तो कल को तेरे तो भूपेंद्र हुड्डा अपने बेटे और खुद के सिवाय वो कुछ नहीं दिखता। भूपेंद्र हुड्डा जी को सिर्फ खुद के बेटा जी और किलोई हल्का जी, इसके सिवाय कुछ नजर नहीं आता। सरकार बनाने के लिए तो 90 हल्के चाहिए, और सरकार बनने के बाद जो है सिर्फ एक हल्का और अपना बेटा नजर आता है, उसके सिवाय कुछ नजर नहीं आता। आपको पता ही है कि हमारा क्या हाल था 10 साल, इस पूरे इलाके का क्या हाल था। किसी ने सुध भी नहीं ली थी, मुख्यमंत्री कभी यहाँ आए नहीं, मुख्यमंत्री 10 साल रहे, कभी हमारी सुध नहीं ली उनने। तो आपको क्या लगता है कि आज जो इंडिया टुडे का सर्वे आया है, 8 सीट उन्होंने बीजेपी को दिखाई है, 2 इंडियन अलायंस को दिखाई है, तो क्या लगता है इंडिया अलायंस तो बना ही नहीं ना। हरियाणा में इंडिया अलायंस कहाँ बना है? अभी बनेगा तो उसके बाद बात करेंगे। जैसे मायावती ने ऐलान कर दिया अकेली लड़ूंगी, उसके बाद ममता बनर्जी ने कर दिया, तो आपको क्या लगता है नीतीश जी उधर चले गए? ऐसा है ना जी कि ये बचे हुए जो लोग हैं, अभी आरएलडी का भी सुन रहे हैं कि जयंत चौधरी की पार्टी भी छोड़ करके इनको इधर आ रही है, तो कांग्रेस अपनी असलियत नहीं देख रही, और राजनीति के अंदर सोच के हिसाब से फैसले नहीं होते, हालात के हिसाब से फैसले होते हैं। कांग्रेस की असलियत तो आज ये है कि वो 50 सीट पार नहीं कर रही, और कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहती है 400 सीट पर, तो उसके अलायंस वाले पार्टनर कोई उसको साथ देंगे ही नहीं। धीरे धीरे सब छिटक जाएंगे। कांग्रेस और राहुल गांधी को अपनी असलियत को जानना चाहिए, बजाय कि वो दूसरों को दोष दें। भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि इस केंद्र सरकार ईडी का दुरुपयोग कर रही है, लेकिन अगर मेरे को जेल भेजते हैं मैं जेल जाने से नहीं डरता। 2 दिन भी नहीं रह सकते जेल। भूपेंद्र हुड्डा और जो इनका लीनेज रहा है, ये तो एरिस्टोक्रेट लोग हैं, पतली चमड़ी के लोग हैं। इनको जेल के मच्छर खाएंगे तो ये जेल में नहीं रह पाएंगे। वो तो चौटाला साहब थे जिनने सड़कों पर संघर्ष किया, अजय सिंह चौटाला थे जिनका इतना लंबा संघर्ष रहा, और सलाम करता हूं मैं उन दोनों नेताओं को कि जिन्होंने 10 साल जेल में काट लिए हंसते हंसते, कभी चेहरे पर शिकन नहीं आने दी। ये जो कंपनी है कांग्रेस लिमिटेड, इसके लोग तो 2 दिन भी जेल में नहीं रह सकते। ईडी के दुरुपयोग का जो आरोप लगा रहे हैं, तो फिर हमारे वाला क्या था? 14 जजों ने आप तो सबसे सीनियर पत्रकार हो हरियाणा के, 14 जजों ने हिंदुस्तान के एक ही केस में फाइल छोड़ी थी, रिक्यूज कहते हैं उसको, कहना रिक्यूज कर देना। 14 जज हाई कोर्ट के केस रिक्यूज कर जाएं, ऐसा संभव ही नहीं कहीं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो, और सुनवाई वकील हमारा पूरी बात कहे और सुप्रीम कोर्ट के जज जो है फाइल उठाकर नीचे फेंक दें, ये कभी हुआ ही नहीं इतिहास में, और ना ही कभी होगा। कम से कम इनसे पूछा तो जा रहा है, हमारे को तो वो मौका भी नहीं मिला।